हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार, जिसको हम वाक्य रचना भी कहते हैं। ठीक है। सो अभी तक हमने हिंदी में पहले अपना वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला में हमने व्याकरण के अंग देखे। उसमें हमने सबसे पहले व्याकरण का अंग जो पढ़ा वो पढ़ा हमने वर्ण विचार। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा शब्द विचार। ठीक। आज हमारा व्याकरण का तीसरा अंग है वाक्य विचार। ठीक है। तो मैं हिंदी को अपनी जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसको मैं सीरीज में ही लेके चलूँगी, ताकि हमारी को स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज़ की क्लैरिटी होती है। ठीक है। सो क्लास को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरी इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले आपके साथ वीडियोस बनाने का। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य विचार, जिसे हम वाक्य रचना भी कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण हमारे अक्षर होते हैं, हमारे स्वर होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है। और वर्णों से क्या बनता है? वर्णों से ही शब्द बनते हैं। ठीक है। वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। कंडीशनली वो शब्द जो है उसका एक अर्थ होना चाहिए। ठीक है। निरर्थ हमारे कोई भी जो हमारे शब्द होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे शब्दों को मिलाकर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। और जो आपका वाक्य होता है वो इसका ऐसा नहीं है कि उसमें कैसे भी आप शब्द मिला के लिख देंगे तो वो वाक्य कहलाएगा। नहीं, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे शब्द हैं उनका भी एक सही कर्म होना चाहिए, वो अपने एक सही कर्म में लगे होने चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा ठीक है। अब मैंने ये लिखा, आज घास रही खा, आज गाय है। ठीक है। और एक मैंने लिखा, आज गाय घास खा रही है। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम इसको। पढ़ने से हमें क्या लगता है? घास रही खा, आज गाय है। ठीक है। तो ये भी आप क्या, ये एक वाक्य है? ये एक वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो शब्द हैं वो सही कर्म में नहीं लगे हुए हैं। अगर आप कहें कि हम शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, तो ये तो मैंने शब्दों को मिला के वाक्य बनाया। ठीक है। ये भी तो मैंने शब्दों को मिला के वाक्य बनाया। और ये वाक्य क्यों नहीं कहलाता? ये वाक्य इससे नहीं कहलाता क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ठीक है। तो अब नीचे वाला पढ़ते हैं, आज गाय घास खा रही है। ठीक है। तो आज गाय घास खा रही है, इसका ये भी वही है, ये भी हमने शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनाया है। ठीक है। पर ये वाक्य है, हाँ ये वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसका हमारे पास अर्थ है। ठीक है। ये हमारा निरर्थ है, इसका अर्थ ही नहीं है, इसका अर्थ है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शब्दों के सही क्रम को ही वाक्य कहते हैं। ठीक है। अदरवाइज वो वाक्य नहीं कहलाते हैं। ठीक। सो अभी तक मैंने आपको ये बताया था अपनी लास्ट शब्द विचार की क्लास में कि जब शब्द वाक्य में आते हैं तो उनको हम पद कहते हैं। ठीक है। तो अगर ये इस वाक्य में हमारे शब्द हैं तो ये जो शब्द हैं आपके, ये क्या हैं? ये एक पद कहलाएंगे वाक्य में। ठीक है। ओके। सो अभी तक मैंने क्या बताया आपको? अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्द भी अर्थ वाले होने चाहिए, अगर जिनका अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं कहलाते। ठीक है। और शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनते हैं, बट वो शब्द कैसे होने चाहिए? सही क्रम में लगे होने चाहिए। ठीक है। ताकि उनका एक अर्थ निकले। ठीक है। इसीलिए हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे, इसको वाक्य कहेंगे। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं?
वाक्य के अंग, इसके हमारे दो अंग होते हैं, ठीक है। पहला है आपका उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है। दूसरा अंग होता है हमारा विधेय। ओके, मैंने आपको इंग्लिश की नाउन की क्लास में भी समझाया था कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम उद्देश्य बोलते हैं। अभी उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, तो पहले उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। उद्देश्य क्या होता है हमारा कि जब किसी वाक्य में हमारे को जिससे विषय के होने का पता चले, हाँ, विषय के बारे में बात की जा रही हो, विषय के बारे में बताया जा रहा हो, वो हमारा उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। क्या होता है हमारा उद्देश्य कि जिससे विषय के बारे में कुछ कहा जाए या फिर जिसके बारे में बात हो रही हो, है ना, ये हमारा उद्देश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, ये एक वाक्य है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि पहले क्रिया क्या हो रही है, आप ये जान लो क्रिया क्या हो रही है। क्रिया हो रही है यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। अब कौन पढ़ रहा है, किसके बारे में बता रहे हैं हम, कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, हम यही बता रहे हैं ना कि मोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पे किसके विषय में बात की जा रही है, यहाँ पे मोहन के विषय में बात की जा रही है, मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मोहन क्या हो गया यहाँ पे, मेरा मोहन हो गया यहाँ पे उद्देश्य। क्यों, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा हो, ठीक है, जो हमारा कर्ता होता है वो क्या होता है, कर्ता ही उद्देश्य है। ऐसा कहा जा सकता है कि कर्ता ही उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि आपका कर्ता विशेषण, कर्ता विशेषण जो है वह भी उद्देश्य है। कैसे, ये भी उद्देश्य है, कैसे है इसको भी जान लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बोला कि एक मैं दो सेंटेंस बनाती हूँ, एक मैं बनाती हूँ कर्ता का, दूसरा मैं बनाती हूँ कर्ता विशेषण का, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी हो, सेम ही बनाऊंगी सेंटेंस, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि विजिबल रहे। अच्छा, मैंने पहले बोला आपको कि कर्ता ही उद्देश्य है, ठीक है। तो मैं इसका लिखती हूँ कि बिल्ली दूध पी रही है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि क्रिया जो हो रही है वो कौन कर रहा है ना, इसके बारे में बता रहे हैं हम कि कौन क्रिया कर रहा है, वही हमारा उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो दूध पीना है, पर हम बता रहे हैं कि कौन पी रहा है ना, किसके बारे में बता रहे हैं, तो हम बिल्ली के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि बिल्ली ही दूध पी रही है ना। तो इसलिए वो क्या हो गया, वो कर्ता हो गया, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य हो गया। अब मैं बात कर रही थी आपसे कर्ता विशेषण की कि कर्ता विशेषण कैसे उद्देश्य होता है, तो इसी से ही जोड़ लेते हैं सेम यही सेंटेंस कि काली बिल्ली दूध पी रही है। अभी भी बिल्ली ही दूध पी रही है, ठीक है, बिल्ली के ही बारे में बात की जा रही है, पर यहाँ पे काली बिल्ली लगा दिया। काली मतलब बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है, बिल्ली कैसी है, काली है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। जो संज्ञा की, जो नाउन की विशेषता बताता है वो हमारा विशेषण होता है, ठीक है।
तो काली बिल्ली क्या हुई, काली बिल्ली आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है अपना, उद्देश्य कर्ता हो गया और कर्ता विशेषण भी उद्देश्य हो गया। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। ओके, अब हम आते हैं अपने विधेय पे कि विधेय क्या होता है फिर। ठीक है, तो विधेय क्या है हमारा, विधेय होता है हमारा जो उद्देश्य के विषय में बताए, मतलब जो उद्देश्य के विषय में बताए, मतलब उद्देश्य के विषय में बताए, मतलब अब उद्देश्य जो है हमारा उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहला सेंटेंस मोहन पढ़ रहा है ना, उसमें मोहन उद्देश्य था। अब मैं सेम सेंटेंस लूंगी, सेम वाक्य लूंगी और उसमें हम विधेय देखेंगे। ठीक है, तो मैंने फिर लिखा मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, तो मोहन पढ़ रहा है, मोहन क्या पढ़ रहा है, मतलब मोहन क्रिया क्या कर रहा है, तो जो हमारा क्रिया कर रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। मतलब मोहन कर क्या रहा है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, अब हम कि जैसे मैंने आपको बताया उसकी परिभाषा से कि जो उद्देश्य के विषय में बताए, तो हम यहाँ पे उद्देश्य के विषय में बता रहे हैं कि पढ़ रहा है ना। तो ये जो आपका पढ़ रहा है ना, वो क्या हो गया, वो आपका विधेय हो गया, विधेय। ठीक है, अब हमने उद्देश्य की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम उद्देश्य के विषय में बता रहे हैं, उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ये हमारा विधेय कहलाएगा। समझ गए, तो ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा विधेय का फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे विधेय कौन कौन हो सकता है, विधेय हमारा हो सकता है क्रिया, क्रिया विधेय है, हो सकती है, क्रिया भी हमारी विधेय हो सकती है। और हमारा क्रिया विशेषण भी विधेय होगा। कैसे, अब क्रिया कैसे मेरी विधेय है। ठीक है, एक सेंटेंस, सेम सेंटेंस लिया जाएगा फिर से और दोनों का फर्क बताया जाएगा कि क्रिया कैसे विधेय है, क्रिया विशेषण कैसे विधेय है। तो मैंने एक सेंटेंस ले लिया कि अध्यापिका पढ़ा रही है। ठीक है, ठीक है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो यहाँ पे मेरा विधेय क्या है, विधेय मेरा है पढ़ा रही है। क्यों, क्योंकि हम अध्यापिका के बारे में बता रहे हैं कि अध्यापिका क्या कर रही है। ठीक है, तो वो पढ़ा रही है, अध्यापिका के विषय में बताया हमने, उद्देश्य के विषय में। अब मैं यही अगला सेंटेंस लिखूं जो मेरा क्रिया विधेय हो सकती है, तो मेरा ये हो गया, यहाँ पे क्रिया बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती कि अध्यापिका अच्छा पढ़ा रही है, ठीक है, अच्छा पढ़ा रही है, तो क्या होगा, तो मेरा ये अच्छा पढ़ा रही है क्या हो गया, क्रिया विशेषण भी विधेय हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा रही है क्रिया है और अच्छा पढ़ा रही है मतलब मैं पढ़ाने की विशेषता बता रही हूँ कि वो कैसी है, वो अच्छी है, अच्छा पढ़ा रही है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण विधेय हो गया। ठीक है, तो वाक्य के अंग कौन से होते हैं, उद्देश्य होता है, विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य हमारा वही होता है जो विषय के बारे में बताए, जिससे हमें विषय के बारे में पता चले। ठीक है, वो हमारा उद्देश्य कहलाता है, जो कर्ता भी हो सकता है, कर्ता विशेषण भी हो सकता है। विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में बताए। ठीक है, वो हमारा विधेय होता है। अब ये आपको क्रिया भी विधेय हो सकती है और क्रिया विशेषण भी विधेय हो सकती है। तो ये हमने हम पढ़े हमारे वाक्य के अंग। अब आता है आपके वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है हमारा रचना के आधार पर और दूसरा होता है हमारा अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद।
वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं हमारे, वाक्य के भेद। जैसे मैंने बताया रचना के आधार पर, ठीक है, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अब ना ये जो अपना रचना के आधार पे है इसको भी तीन में ब्रेक किया गया है। तीन होते हैं, ये भी कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य मतलब, सरल वाक्य मतलब वो वाक्य जिसमें आपका उद्देश्य और विधेय दोनों एक एक हो। मतलब एक वाक्य में उद्देश्य भी एक ही होना चाहिए और विधेय भी एक ही होना चाहिए, वो हमारा सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मैं आपको बोलूं मीनू सो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा उद्देश्य भी एक ही है मीनू, और सो रही भी एक ही है विधेय, तो मेरा विधेय भी एक ही है और मेरा उद्देश्य भी एक ही है। मतलब मैं कहूँ आपसे सिंपल सेंटेंस, ठीक है, ये हमारा सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा आता है हमारा संयुक्त, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब, संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा वाक्यों को जोड़ के बनाया जाता है। अब वो जोड़ता कौन है? वो जो जोड़ता है वो होता है समुच्चय बोधक, जो हमने अपने शब्द विचार में पढ़ा था, ठीक है। समुच्चय बोधक क्या होता है? जैसे या, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। तो दो वाक्य हमारे, दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा वाक्यों को जब जोड़कर बनाया जाता है तो उसको संयुक्त कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहूं कि राम स्कूल आया, ये एक वाक्य हो गया। लेकिन अब ये जो लेकिन है वो क्या है? वो मेरा समुच्चय बोधक हो गया, ठीक है। लेकिन मुझसे नहीं मिला, अब मुझसे नहीं मिला क्या है? एक वाक्य हो गया। राम स्कूल नहीं आया, एक वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा? लेकिन ने जोड़ा। लेकिन क्या है मेरा? लेकिन है मेरा समुच्चय बोधक, ठीक है। ये होते हैं हमारे संयुक्त। अब तीसरा जो है वो क्या है? वो है हमारा मिश्र, मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य, ये कौन से वाक्य होते हैं? ये वो वाक्य कहलाते हैं जिसमें जो हमारा दूसरा वाक्य होता है वो हमारे पहले वाले वाक्य पे अधीन हो। अधीन मतलब डिपेंड हो, ठीक है। जैसे डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, रिमेंबर फ्रॉम माय नाउन एंड प्रोनाउन वीडियोज, ठीक है। सो मिश्र वाक्य, ओके। इसमें आपका जो पहला वाक्य होता है वो अपना पराधीन नहीं होता है, ठीक है, किसी के ऊपर। जो दूसरा होता है वो पहले वाले के ऊपर होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे मैं कहूँ कि जो गाना गा रही है, ठीक है, वह मेरी दोस्त है, ठीक है। तो जो मेरी दोस्त है वो किस पे अधीन, किस पे हो रही है, किस पे डिपेंड हो रही है? जो गाना गा रही है के बारे में बता रही हूँ ना मैं, कि जो गाना गा रही है वह मेरी दोस्त है, ठीक है। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं आपके, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? वो हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो वाक्य के भेद में हमने रचना का आधार जो पढ़ा है, रचना के आधार में तीन हमारे प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल मतलब सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस मतलब एक उद्देश्य एक विधा, ठीक है। और संयुक्त क्या होता है? संयुक्त हमारे होते हैं जब एक या एक से ज्यादा वाक्य को समुच्चय बोधक से जोड़कर बनाते हैं, वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य क्या हो कहलाते हैं? जब हमारा दूसरा वाक्य पहले वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड करता हो, ठीक है, तो वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है।
अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर ये मैं पहले पूरा रब कर देती हूँ, क्योंकि जो अर्थ के आधार पे है वो ऐसे आ नहीं पाएगा, वो काफ़ी सारे हैं। तो इसको हम रब करते हैं और एक अर्थ के आधार पे लिखते हैं बस। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे हम पहला पढ़ते हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा विधानवाचक, विधानवाचक, ठीक है। सो विधानवाचक क्या होता है? विधानवाचक हमारा वो वाक्य होता है जिससे क्रिया के सामान्य रूप का पता चले, ठीक है। अब क्रिया के सामान्य रूप का क्या क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि क्रिया जो है हमारी वो सिंपल साधारण रूप में प्रयोग हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि फैक्ट, अगर हम कोई फैक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हाँ जो चीज़ है वो है ना, तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? वो हमारे विधानवाचक कहलाते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि सीमा ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये क्या है मेरा? ये एक जो बात है वो है ना कि सीमा ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, है ना। फैक्ट बता रही हूँ ना मैं आपको कि सीमा ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, ठीक है। तो ये मेरा विधानवाचक हो गया। जैसे मैं बोल दूं कि सूरज रोज निकलता है। अब सूरज तो रोज ही निकलता है ना, फैक्ट ही तो है ना। तो ये कौन से वाचक, कौन से कहलाते हैं हमारे? ये हमारे कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। दूसरा आता है हमारा निषेध, निषेधवाचक। अभी निषेध शब्द तो बहुत सुना है आपने, यहाँ जाना निषेध है, ये करना निषेध है ना। मतलब निषेध मतलब नो, मना है, ठीक है। तो निषेधवाचक मतलब, निषेधवाचक हमारे वो वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्रिया का ना होने का पता चले, कि मतलब क्रिया नहीं हो रही, क्रिया के ना होने का पता चले, ठीक है। जैसे मैं लिखूं आज श्याम नहीं आया, मतलब क्रिया नहीं हो रही है ना, नहीं आया है, क्रिया के ना होने का पता चल रहा है। इसका मतलब जो निषेधवाचक है उसमें आपका नहीं, ना जैसे वक्त वाक्य में ये शब्द रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारी किताब, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी किताब कहाँ है, ठीक है ना, बोलते हैं ना हम ऐसे। तो मुझे नहीं मालूम मतलब इसमें भी आपका जो क्रिया है उसके ना होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं? वो हमारे निषेधवाचक कहलाते हैं। तीसरा जो है हमारा, वो है हमारा प्रश्नवाचक। अभी आपका प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो उसके नाम से ही पता लग रहा है, जिस वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा हो, ठीक है। जिन वाक्यों में प्रश्न को पूछ के वाक्य बनाया जा रहा हो, वो वाक्य आपके कैसे होते हैं? वो आपके प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे मैं ये लिखूं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी तो एक वाक्य है ना, पर कैसा वाक्य है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, समझे। तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कब आओगे, है ना। ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, जिसमें भी प्रश्न पूछा जाए वो वाक्य कैसा वाक्य कहलाता है? वो प्रश्नवाचक कहलाता है, ठीक है। अभी तक 3 पढ़ लिए हमने अर्थ के आधार पे। फोर्थ है हमारा
संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होता है? संदेहवाचक हमारा वो वाक्य कहलाता है जिसमें या तो संदेह हो रहा हो, ठीक है, या शर्त, संदेह या शर्त लगने का, शर्त होने का बोध हो, का पता चल रहा हो, ठीक है, जिस वाक्य में। तो जैसे जैसे कौन से वाक्य होंगे? संदेह हो रहा हो जिसमें, ठीक है, जैसे मैं ये बोलूं कि तुम जब जाओगे तो वह आएगा, मतलब ये एक शर्त है ना, शर्त है ना कि तुम जब जाओगे ना तभी वह आएगा, कि तो वह आएगा, तो एक शर्त हो गई इसमें, ठीक है। जिसमें एक शर्त हो, संदेह हो, वो वाक्य क्या कहलाता है हमारा? वो वाक्य हमारा संदेहवाचक कहलाता है। जैसे मैं ये बोलूं कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये भी क्या हो गया ना, कंडीशनली हो गया ना, ये भी शर्त के ऊपर ये नहीं कि अगर वर्षा अच्छी होती, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। तो ये इस तरह के जो वाक्य कहलाते हैं, जो कंडीशन होते हैं, किसी कंडीशन बेस्ड होते हैं, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? वो हमारे संदेहवाचक कहलाते हैं, ठीक है। अब एक आता है हमारा संकेतवाचक। अभी संकेतवाचक क्या, कौन सा वाक्य होता है? ये हमारा वो वाक्य कहलाता है जिसमें या तो संकेत या फिर किसी संभावना के होने का पता चले, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि शायद मम्मी बाजार गई है, ठीक है भाई, अब ये मेरी संभावना है, ऐसा हो सकता है कि शायद मम्मी बाजार गई हो, कंफर्म नहीं, ठीक है ना। या मैं ये कहूं कि वह अब तक दिल्ली पहुंच गया होगा, ठीक है ना। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक संभावना है कि शायद वह अब तक दिल्ली पहुंच गया हो, या शायद मम्मी बाजार गई हो, है ना, या शायद ऐसा मेरा कुछ काम हो गया हो। तो जब भी आपका संभावना होती है ना, तो वो वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं? वो हमारे संकेतवाचक कहलाते हैं, जब आपका वाक्य में संभावना का पता चल रहा हो, संभावना का बोध हो रहा हो। 6th एक होता है हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक कौन से होते हैं हमारे? इच्छावाचक वाक्य हमारे वो वाक्य होते हैं जिसमें या तो इच्छा का बोध हो रहा हो, या आपकी आशा का, शुभकामना का, है ना, या फिर आशीर्वाद का बोध हो रहा हो। तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं हमारे? वो वाक्य कहलाते हैं हमारे इच्छावाचक। जैसे कि अगर आप बड़ों के पैर छुओ तो वो क्या कहते हैं? सदा खुश रहो। तो ये सदा खुश रहो भी तो एक वाक्य है ना, तो वो कौन सा वाक्य है? उसमें आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो वो फिर कौन से वाक्य कहलाएंगे? वो हमारे इच्छावाचक कहलाएंगे। जैसे सदा खुश रहो, ठीक है। या मैं कहूं, ये तो मेरा आशीर्वाद वाला वाक्य बन गया, या मैं कहूं आपसे कि काश मेरे पास एक कार होती। अब ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक इच्छा प्रकट हो रही है, ठीक है ना। इसमें क्या प्रकट हो रहा है? इसमें एक इच्छा प्रकट हो रही है कि काश मेरे पास एक कार होती। तो जो वाक्य आपका इच्छा का बोध कराए, जो आपको आशा का, मनोकामना का, शुभकामना का या फिर आशीर्वाद का बोध कराए, वो वाक्य आपके इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है आज्ञावाचक। नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक।
आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, तो आज्ञावाचक क्या है? आज्ञावाचक हमारे वो वाक्य कहलाते हैं जिसमें या तो आज्ञा का या फिर अनुमति का पता चले, अनुमति का बोध हो। अभी अनुमति क्या होती है? अनुमति मतलब परमिशन। ठीक है, तो मतलब क्या, जो वाक्य या तो आपको इस वाक्य में ये पता चल रहा हो कि आज्ञा दी जा रही है या अनुमति दी जा रही है, तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? वो आज्ञावाचक होते हैं। जैसे चुपचाप पढ़ाई करो, ये तो सब पेरेंट्स बोलते हैं चुपचाप पढ़ाई करो। तो ये जो चुपचाप पढ़ाई करो वो क्या है? आपको बोला था ना चुपचाप पढ़ाई करो, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी ना, चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है, या मैं ये बोलूं कि रोज सुबह जल्दी उठो या उठा करो। ठीक है, रोज सुबह जल्दी उठा करो। तो इस तरीके के वाक्य क्या कहलाते हैं हमारे? इस तरह के वाक्य हमारे आज्ञावाचक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, अभी विस्मयादि बोधक क्या है? ये हमारे वो वाक्य हैं या तो जिसमें हमारा खुशी या दुख या घृणा या ईर्ष्या इन सब का आदि, इन सब का आभास हो, इन सब का बोध हो। ठीक है ना, बेसिकली एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूँ आपको, जैसे मैं बोलूँ अरे, ये विस्मयादि का ना साइन होता है, हर विस्मयादि में ये लगा रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो जहां भी आपका ये लगा रहता है वो आपके वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। सो अरे ये क्या कर दिया? ठीक है, आश्चर्य हो रहा है ना, अरे ये क्या कर दिया, आश्चर्य हुआ ना, तो ये हमारा विस्मयादि हो गया। या मैं ये बोलूं वाह बहुत सुंदर फूल है, तो मुझे फूल को देख के क्या हो रही है? मुझे फूल को देख के खुशी हो रही है ना, अच्छा लग रहा है कि वाह कितना सुंदर फूल है ना। तो ये क्या हो गया हमारे? ये हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य हो गए। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य विचार का चैप्टर है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा क्यों रिव्यू कर लेती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने ये जाना कि वाक्य क्या क्या होते हैं, वाक्य होते क्या, उनकी रचना क्या होती है। तो सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। ठीक है, अब वो शब्द भी हमारे सही क्रम में लगे होने चाहिए, सही क्रम में होंगे तो ही वो वाक्य कहलाएगा, क्योंकि उसका अर्थ तभी बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य मतलब जो आप कब करता है, ठीक है, जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसके विषय में बता रहे हैं, वो आपका उद्देश्य हो गया। और आपका कर्ता विशेषण भी एक उद्देश्य होता है। विधेय क्या होता है? जो उद्देश्य के बारे में बता रहा हो। ठीक है, जैसे जो क्रिया हो गई हमारी, वो हमारी विधेय कहलाएगी, या क्रिया विशेषण हमारी विधेय कहलाएगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि क्रिया के भेद, उसके अपने वाक्य के भेद क्या होते हैं। ठीक है, वाक्य के हमारे दो भेद होते हैं, एक होता है रचना के आधार पे, एक होता है अर्थ के आधार पे। ठीक है, फिर रचना के आधार पे हमने तीन पढ़े, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल मतलब सिंपल सेंटेंसेस जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो। संयुक्त मतलब एक या एक से ज्यादा वाक्य को मिला के जो समुच्चय शब्द उनको जोड़े, वो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्र मतलब जो हमारा दूसरा वाक्य है वो पहले वाले वाक्य पे डिपेंड करे, तो वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। फिर हमने पढ़े अपने अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे हमने पढ़ा विधानवाचक। विधानवाचक वो वाक्य होते हैं जो आपको फैक्ट्स बता रहे होंगे, जो है वैसा ही है। ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा निषेध। निषेध में जो क्रिया है उसके ना होने का पता चले। ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्रश्नवाचक, वो वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। संदेहवाचक, जिसमें संदेह या कोई शर्त कंडीशन बेस्ड वाक्य होते हैं। जो संकेत मतलब जिसमें किसी चीज के होने की संभावना हो। ओके, फिर हमारा आज्ञा मतलब जिसमें या तो अनुमति दिखा का पता चल रहा है कि अनुमति हो रही, मांगी जा रही है, या आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अपना विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक क्या होता है? जिसमें हमारा खुशी, दुख, घृणा, इच्छा, आश्चर्य, ये सब का बोध हो। ठीक है, ये हमारे कौन से वाक्य कहलाते हैं? ये हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अपना आज वाक्य विचार में। इसको आप भी अच्छे से पढ़े, समझे
और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। थैंक यू फॉर माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।